कई किताबें और मोटिवेशनल स्पीकर ये बताते हैं कि अपना टाइम कैसे अच्छे से यूज करना चाहिए। कोई कहता है सुबह जल्दी उठो, कोई कहता है टू डू लिस्ट बनाओ और कोई बोलेगा टाइम ब्लॉकिंग करो। लेकिन असली सच्चाई क्या है? काम करने का असली खेल टाइम मैनेजमेंट का नहीं, माइंड मैनेजमेंट का है। क्योंकि जब तक आपका दिमाग क्लियर नहीं होगा, फोकस नहीं करेगा, तब तक कोई भी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। इस समरी में हम बात करेंगे कुछ ऐसे आसान लेकिन जबरदस्त माइंड मैनेजमेंट टेक्निक्स की जो आपको अपने काम में ज्यादा फोकस्ड, प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बनाएंगे। ये समरी किनके लिए है? क्रिएटिव लोग जैसे राइटर्स, आर्टिस्ट्स, डिजाइनर्स, वो लोग जिनका कोई प्रोजेक्ट बहुत समय से अधूरा पड़ा है, और वो लोग जो हर काम को कल पर टालते रहते हैं। चलिए थोड़ा ऑथर के बारे में भी जान लेते हैं। डेविड कैडवी एक पॉपुलर राइटर और पॉडकास्टर हैं। वो लोगों को ये समझाते हैं कि कम समय में कैसे ज्यादा और बेहतर काम किया जाए। उनकी किताबें 1 लाख से ज्यादा बार बिक चुकी हैं और उनका काम TEDx, हफिंग पोस्ट और ऑब्जर्वर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर भी सराहा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निखिल कुमार, बुक वाला दोस्त चैनल से। आप सुन रहे हैं माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट की हिंदी ऑडियो बुक समरी, जहां हम आपको वो सोच देते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस चैनल पर आप सीखते हैं, करते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, माइंड मैनेजमेंट बनाम टाइम मैनेजमेंट। अगर आप ध्यान दें तो आजकल हर कोई पैसे कमाने की रेस में दौड़ रहा है। हर सेकंड की कीमत इतनी बढ़ गई है कि लोग सोचते हैं जितना ज्यादा बिजी रहेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। आपने भी शायद अपना कैलेंडर कामों से भर रखा होगा, मीटिंग्स, टारगेट्स, कॉल्स, और कहीं ना कहीं आपने खुद के लिए आराम की जगह ही खत्म कर दी है। और अब तो लोग मल्टीटास्किंग को भी सफलता की कुंजी मानने लगे हैं, जैसे लंच करते करते मेल्स का जवाब देना या वॉक करते हुए क्लाइंट कॉल करना। पर सोचिए, क्या यही है वो हसल कल्चर जिस पर सबको इतना गर्व है? थकावट, चिड़चिड़ापन और अंदर ही अंदर घुटन, क्या ये अब नॉर्मल हो चुका है? इस समरी में आप जानेंगे कि टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी है माइंड मैनेजमेंट। क्योंकि जब दिमाग सही जगह सेट होता है तो काम अपने आप सही तरीके से होने लगता है। ये समरी आपको ये भी समझाएगी कि हर काम को जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी धीमी रफ्तार ही सबसे शार्प रिजल्ट देती है। लेखक की कहानी डेविड कैडवी। अब थोड़ा जान लेते हैं इस किताब के लेखक डेविड कैडवी के बारे में। मजेदार बात यह है कि डेविड कभी खुद को राइटर मानते ही नहीं थे। उन्हें लिखना पसंद नहीं था। लेकिन एक दिन उन्हें एक ऐसी बुक डील मिली जिसे मना करना बेवकूफ़ी होती। तो उन्होंने तय किया कि अब वो एक लेखक बनेंगे, और इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ रिडिजाइन कर दी। उन्होंने दोस्तों के साथ बाहर जाना बंद किया, डेट्स पे जाना छोड़ा, यहाँ तक कि ग्रोसरी तक घर मंगवाने लगे ताकि वो सिर्फ एक चीज पर फोकस कर सकें, बुक लिखना। पर जब वो लैपटॉप के सामने बैठते तो कुछ लिख ही नहीं पाते। कितनी बार आपने ऐसा फील किया है जब आप काम के लिए पूरा टाइम निकालते हैं लेकिन फिर भी दिमाग साथ नहीं देता? ऐसा ही कुछ डेविड के साथ हो रहा था। उन्हें प्रेशर था, कुछ हफ्तों में उन्हें पब्लिशर को 25% बुक सबमिट करनी थी, वरना डील कैंसिल हो सकती थी। फिर उन्होंने एक रिट्रीट ज्वाइन करने का डिसीजन लिया कोस्टा रिका में। उन्हें पता था कि वहां जाकर भी शायद कुछ ना लिख पाए, लेकिन फिर भी वो वहां चले गए। वहां उनकी मुलाकात हुई डिएगो से, एक सिंपल, खुशमिजाज इंसान जो बस बारिश और समंदर की बात कर रहा था। उनसे थोड़ी बातचीत हुई और डेविड का मूड हल्का हो गया। जब डेविड वापस लौटे और लैपटॉप के सामने बैठे तो सिर्फ 1 घंटे में उन्होंने अपनी बुक का पहला चैप्टर लिख दिया। तब उन्हें समझ आया असल बात टाइम नहीं, माइंडसेट की है। तो माइंड मैनेजमेंट क्या है? माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपने दिमाग की एनर्जी को सही दिशा देना। जब आपका मूड और आपके काम की ट्यूनिंग सही बैठती है तभी आप अपना बेस्ट दे पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट में आप खुद से पूछते हैं अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन माइंड मैनेजमेंट में आप खुद से पूछते हैं इस वक्त मैं किस काम के मूड में हूं, या फिर मेरा दिमाग अभी किस टास्क के लिए सबसे ज्यादा तैयार है। जब आप अपना माइंड और टास्क सिंक में लाते हैं तो ना सिर्फ काम जल्दी होता है बल्कि क्वालिटी भी बेहतर होती है। यही है माइंड मैनेजमेंट। आपका मूड और माइंडसेट ही आपकी असली प्रोडक्टिविटी तय करता है। क्रिएटिव वर्क और माइंड का सही इस्तेमाल। क्रिएटिव बनना कोई बटन दबाने जैसी चीज नहीं है। यह कोई सब्जी या ग्रोसरी नहीं है जो बाजार से ले आएं और झट से काम शुरू हो जाए। क्रिएटिविटी के लिए समय, एनर्जी और सच जरूरी सही माइंडसेट चाहिए। किसी कहानी को लिखना हो, एक म्यूजिक कंपोज करना हो या एक पेंटिंग बनानी हो, तब तक कुछ अच्छा नहीं निकलता।
जब तक आप उस मेंटल जोन में ना हो। डेविड कहते हैं कि क्रिएटिव जोन में जाने के लिए दो टाइप की सोच जरूरी होती है। एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग और दूसरी कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग तब होती है जब आपके दिमाग में कई सारे आइडियाज एक साथ घूम रहे होते हैं, जैसे विचारों की एक बिखरी हुई भीड़। और जब आप उन सभी बिखरे हुए आइडियाज में से एक को चुनकर उस पर फोकस करते हैं तो वो बन जाती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी पुराने प्यार पर कुछ लिखना चाहते हैं। अब आपके सामने कई ऑप्शंस हैं। क्या आप इसे फॉर्मल रखें या दिल से दोस्त की तरह बोलें? क्या अपनी पहचान छुपाएं या सबको बताएं कि यह आपने लिखा है? जब आप इन सभी विचारों के बीच से एक फैसला लेते हैं तब आप डाइवर्जेंट से कन्वर्जेंट जोन में आ जाते हैं और यहीं से शुरू होता है असली क्रिएटिव फ्लो। क्रिएटिविटी का एक और इंटरेस्टिंग हिस्सा है इनसाइट, यानी वो अचानक आने वाला यूरेका मोमेंट जब आपको लगता है हाँ अब मिल गया जवाब। जैसे कई बार एक गाने की लाइन अटक जाती है लेकिन अचानक से कुछ ऐसा याद आता है जो उसे पूरा कर देता है। या आप पेंटिंग के लिए परेशान हो रहे हैं और फिर अचानक अपने बचपन के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर का आइडिया आ जाता है। ऐसे यूरेका मोमेंट्स तब आते हैं जब माइंड रिलैक्स होता है, प्रेशर में नहीं। अब बात करते हैं एक और जरूरी टॉपिक की, क्रिएटिव स्वीट स्पॉट। हर किसी का एक टाइम, एक जगह और एक माइंड स्टेट होता है जहां वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव फील करता है। डेविड कहते हैं कि स्वीट स्पॉट पहचानना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन की प्लानिंग उसी टाइम के आसपास करनी चाहिए। बस ये समझना है कि हर दिन हमारी एनर्जी एक जैसी नहीं होती। कुछ दिन आप पूरी तरह चार्ज होते हैं और कुछ दिन बस सर भारी लगता है। इसके पीछे वजह होती है हमारा सर्केडियन रिदम, यानी नींद और जागने का नेचुरल पैटर्न। जैसे जैसे आप दिन में जागते रहते हैं आपकी फोकस करने की कैपेसिटी बढ़ती है, लेकिन अगर आपने ठीक से नींद नहीं ली हो तो आपकी बॉडी एक तरह का स्लीप डेट बना लेती है और फिर चाहे आप कितना भी चाहें दिमाग साथ नहीं देता। अक्सर ये दोनों सर्केडियन रिदम और स्लीप डेट दोपहर करीब 2:30 के आसपास टकराते हैं। इसीलिए उस वक्त ज्यादातर लोग सुस्त और थके हुए महसूस करते हैं। कई बड़े आर्टिस्ट्स और राइटर्स जैसे वर्जीनिया वुल्फ या क्लासिकल म्यूजिशियन दिन की शुरुआत के पहले 2-4 घंटे अपने सबसे गहरे कामों में लगाते थे, क्योंकि सुबह का वक्त जब दिमाग फ्रेश और अलर्ट होता है वो होता है सबसे अच्छा क्रिएटिव स्वीट स्पॉट। डेविड यहाँ एक और जबरदस्त स्ट्रेटेजी बताते हैं जिसे वो कहते हैं फर्स्ट हावर रूल, यानी दिन का सबसे पहला घंटा सिर्फ अपने सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को दो। और यहाँ प्रोजेक्ट का मतलब सिर्फ काम से नहीं बल्कि उस चीज से है जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर आप दिन की शुरुआत ही अपने उस एक जरूरी टास्क से करते हैं तो आप बिना आलस या टालमटोल के उसे जल्दी और अच्छे से पूरा कर पाएंगे। रुकावटें कम होंगी, प्रेशर कम होगा और आपका माइंड भी उस रिदम में आ जाएगा जहां से आगे सब कुछ आसान लगता है। क्रिएटिविटी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, ये इंसान की अपनी सोच, मूड, अनुभव और माइंडसेट से जुड़ी हुई सबसे खूबसूरत चीज है और उसे जगाने के लिए समय नहीं, माइंड की सही सेटिंग चाहिए। द 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। क्या आपको पता है कि जब आप असल में लिख या पेंट नहीं कर रहे होते तब भी आप क्रिएटिव हो सकते हैं? क्योंकि क्रिएटिविटी सिर्फ काम करने की एक्टिव स्टेज में नहीं होती बल्कि वो एक लंबा अंदर से चलता रहने वाला प्रोसेस है। सोशल साइकोलॉजिस्ट ग्रैहम वॉल्स ने इस प्रोसेस को 4 स्टेप्स में समझाया है जिन्हें कहते हैं द 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। पहला स्टेज प्रिपरेशन, यानी तैयारी। ये स्टेज तब शुरू होती है जब आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर सोच रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, आइडियाज इकट्ठा कर रहे होते हैं। जैसे बीती आप एक कहानी लिखना चाहते हैं तो आप सोचते हैं कि उसमें कौन से कैरेक्टर होंगे, प्लॉट कैसा होगा, क्या मैसेज देना है। या फिर एक पेंटिंग बनानी है तो आप तय करते हैं कि उसमें किस मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, कैसा स्टाइल रखेंगे। ये स्टेज ब्रेनस्टॉर्मिंग का होता है जहां आप हर चीज के बारे में सोचते हैं, नोट्स बनाते हैं, चीजें पढ़ते हैं और धीरे धीरे एक पिक्चर क्लियर होती जाती है। डेविड कैडवी भी अपनी किताब पर इसी तरह काम करने लगे थे। वो रोजाना लिखने नहीं बैठते थे, कई बार तो वो बस अपने लिविंग रूम में बैठकर रिसर्च मटेरियल के बीच रहते किताबें, आर्टिकल्स, नोट्स, न्यूज क्लिपिंग्स और एक फाइट बोर्ड जहां वो टॉपिक्स एंड चैप्टर आइडियाज लिखते। ये सब चीजें शायद देखने में काम न लगें, लेकिन यही उनका प्रिपरेशन स्टेज था और ये स्टेज उन्हें अगली लेयर तक ले जा रहा था। दूसरा स्टेज इंक्यूबेशन, यानी दिमाग में पकना।
इस स्टेज में आप एक्टिवली कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन अंदर से आपका माइंड उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है। हो सकता है आप कोई और चीज कर रहे हों, कोई और काम, या दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिता रहे हों, पर आपका ब्रेन अंदर ही अंदर उस प्रोजेक्ट को चबा रहा होता है। ये स्टेज जरूरी है क्योंकि हर बार जब आप खुद को जबरदस्ती कुछ करने पर मजबूर करते हैं तो क्रिएटिव एनर्जी रुक जाती है। थोड़ा हटकर जीना, थोड़ी दूरी बनाना, ब्रेक लेना, यह आपकी क्रिएटिव सोच को फिर से ताजा कर देता है। तीसरा स्टेज इल्यूमिनेशन यानी यूरेका मोमेंट। ये वो पल होता है जब आपको अचानक एक शानदार आइडिया आता है, सब कुछ क्लियर लगने लगता है, आपको लगता है यही है जो मैं बनाना चाहता था। लेकिन ये मोमेंट अचानक नहीं आता, ये उस गहरी तैयारी और इंक्यूबेशन के बाद आता है। एक बढ़िया उदाहरण है बीटल्स के पॉल मैककार्टनी। उन्होंने एक दिन सपने में एक धुन सुनी, नींद से उठते ही पियानो पर गए और वो धुन बजाने लगे। वो धुन आगे चलकर बनी यस्टरडे म्यूजिक इतिहास के सबसे क्लासिक गानों में से एक। लेकिन ये सिर्फ एक रात में नहीं हुआ था। पॉल सालों से लिख रहे थे, बना रहे थे, कोशिश कर रहे थे। यही तैयारी उन्हें इस यूरेका मोमेंट तक लाई थी। चौथा स्टेज वेरिफिकेशन यानी जांच और सुधार। यूरेका मोमेंट के बाद अगला स्टेप होता है वेरीफाई करना कि जो आइडिया आया है वो वाकई वैल्यू देता है या नहीं। पॉल मैककार्टनी को भी पहले पूरा यकीन नहीं था कि यस्टरडे की धुन सच में उनकी अपनी है। उन्हें लगा शायद उन्होंने ये पहले कहीं सुनी हो, तो उन्होंने 1.5 साल तक ये कंफर्म करने में लगा दिया कि वो ट्यून ओरिजिनल है। इस दौरान उन्होंने लिरिक्स, ट्यून और अरेंजमेंट में भी कई सुधार किए। यही होता है वेरिफिकेशन, आइडिया को निखारना, परखना और पक्का करना कि आप जो बना रहे हैं वो सच्चा, यूनिक और असरदार है। अब सवाल यह है, क्या इन सभी स्टेजेस से गुजरे बिना कोई मास्टरपीस बन सकता है? जवाब है नहीं। क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं है और ना ही ये सिर्फ टैलेंट पर टिकी होती है। ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको हर स्टेज को पूरा इज्जत और वक्त देना होता है, तभी जाकर कोई आइडिया असली आकार ले पाता है। क्रिएटिव माइंडसेट और उसके 7 मेंटल स्टेट्स। डेविड कैडवी के पास कोई सख्त रूल्स या टाइम टेबल नहीं था, लेकिन उनके पास कुछ जगहें और कुछ आदतें जरूर थीं जो उन्हें उस खास क्रिएटिव जोन में ले जाती थीं। उन्हें लिखने का मूड बनाना होता था और इसके लिए कभी कभी वो एक खास जगह पर जाते थे, जैसे जॉन हैनकॉक सेंटर का 95वें फ्लोर। वहां जाकर वो अपनी नोटबुक में बिखरे हुए विचारों को लिखते और फिर धीरे धीरे उन थॉट्स को जोड़ने लगता था वो विजन जो वो अपनी किताब में डालना चाहते थे। ऐसी ही एक और जगह थी इप्सेंटो कैफे, जहां कॉफी की खुशबू, बाहर का शांत नजारा और उस कैफे का माहौल उन्हें लिखने के लिए परफेक्ट लगता था। डेविड के हिसाब से जब आप अपने मेंटल स्टेट के मुताबिक काम चुनते हैं तो वो काम ज्यादा बेहतर, मजेदार और असरदार बन जाता है। उनका मानना था कि क्रिएटिविटी 7 अलग अलग मानसिक स्थितियों में फ्लो करती है। 1. प्रायोरिटाइज्ड मेंटल स्टेट। ये वो स्टेज है जब आप बैठकर सोचते हैं क्या सबसे जरूरी है। आप तय करते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है और किसे पहले करना है। जैसे जॉन हैनकॉक सेंटर में डेविड यही क्लैरिटी पाने जाते थे। 2. एक्सप्लोर मेंटल स्टेट। इसमें कोई टारगेट या सवाल नहीं होता, आप बस क्यूरियोसिटी के साथ एक्सप्लोर करते हैं, कुछ भी, कहीं भी। जैसे एक पेंटिंग बनाने के चक्कर में आप आर्ट हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्री देख लें बिना किसी गिल्ट के। ये फ्री फ्लो थिंकिंग है, बिना रुके, बिना बॉर्डर के। 3. रिसर्च मेंटल स्टेट। अब यहां आप फोकस करते हैं, आप सवाल उठाते हैं और उनके पक्के जवाब ढूंढते हैं। डेविड भी जब किताब के किसी चैप्टर के लिए रिसर्च करते थे तो वो इसी स्टेट में होते थे। 4. जेनरेट मेंटल स्टेट। इस स्टेट में अब आप असली काम शुरू करते हैं। पहले की तीनों स्टेट्स से मिले आइडियाज को जोड़कर कुछ बनाते हैं, जैसे पहला ड्राफ्ट लिखना, स्केच बनाना या म्यूजिक कंपोज करना। 5. पॉलिश मेंटल स्टेट। अब उस काम को निखारने की बारी है। सेंटेंस को सही करना, ब्रश स्ट्रोक ठीक करना, ट्यून को बेहतर बनाना। यहां फोकस होता है फाइन ट्यूनिंग पर। 6. एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल स्टेट। हर वक्त क्रिएटिव बने रहना पॉसिबल नहीं है। कुछ काम प्रैक्टिकल भी होते हैं, जैसे बिल भरना, कॉल्स लेना या घर की जिम्मेदारियां निभाना। यह भी जरूरी है ताकि आपका सिस्टम बैलेंस में रहे। 7. रिचार्ज मेंटल स्टेट। और आखिर में सबसे जरूरी रिचार्ज, आराम, रिलैक्सेशन एंड माइंड को रीसेट करने का स्टेज। चाहे एक मसाज हो, मूवी देखना हो या बस कुछ देर टहलना, यह सब आपको दोबारा फ्रेश करता है। डेविड खुद जब थक जाते थे तो ऐसे ही ब्रेक लेते थे।
क्योंकि बिना रिचार्ज के कोई भी मेंटल स्टेट लंबे समय तक चल नहीं सकती। क्रिएटिव साइकिल्स, क्रिएटिविटी का फ्लो। डेविड का क्रिएटिव रूटीन थोड़ा हटके था। वो रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक लिखते थे, फिर सुबह सो जाते और दिन में उठकर कैफे में काम करते थे जब तक वो बंद ना हो जाए। इसे ही वो कहते हैं क्रिएटिव साइकिल, एक ऐसा लूप जिसमें आप काम करते हैं, सब ब्रेक लेते हैं और फिर वापस क्रिएटिव फ्लो में लौटते हैं। ये क्रिएटिव साइकिल टाइम टेबल पर नहीं चलता। ये किसी के लिए एक दिन का हो सकता है, किसी के लिए हफ्तों या मौसमों का। एग्जाम्पल, बेथ नाम की एक म्यूजिक कंपोजर रात में रिसर्च करती हैं यानी प्रिपरेशन स्टेज, फिर सो जाती हैं यानी इंक्यूबेशन स्टेज। सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान उन्हें एक यूरेका मोमेंट आता है, इल्यूमिनेशन, और फिर वो दोपहर भर गाने को पॉलिश करती हैं यानी वेरिफिकेशन। सच्ची क्रिएटिविटी तब आती है जब आप अपने माइंड को समझते हैं और उसे उसी के रिदम में चलने देते हैं। ना जबरदस्ती, ना कंपैरिजन, बस अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस। हर इंसान का क्रिएटिव फ्लो अलग होता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि वो पैटर्न पहचानना है जो आपको सूट करता है। क्रिएटिव सिस्टम्स। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे हालात में डाल देते हैं जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा लगता है। डेविड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें अपने पॉडकास्ट के लिए डॉ रॉक का इंटरव्यू लेना था। वही डॉ रॉक जिनकी बुक योर ब्रेन एट वर्क ने डेविड की सोच बदल दी थी। वो डेविड के लिए एक हीरो जैसे थे। लेकिन इंटरव्यू वाले दिन जैसे मुसीबतों की लाइन लग गई। सबसे पहले जहां वो रह रहे थे वहां जोर जोर से कंस्ट्रक्शन हो रहा था। उस शोर में पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना नामुमकिन था। फिर डेविड नए शहर में थे, पनामा सिटी में। उन्हें यह भी नहीं पता था कि आसपास कोई शांत जगह मिलेगी भी या नहीं। और सबसे बड़ा प्रेशर था कि डॉ रॉक का शेड्यूल बदला नहीं जा सकता था। यह मौका अगर हाथ से निकल गया तो शायद दोबारा कभी मिले। ऐसा लग रहा था कि अब इंटरव्यू कैंसिल करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी डेविड ने वही किया जो एक माइंड मैनेजमेंट वाला इंसान करता है। उन्होंने ठंडी सांस ली, सोचा और एक एक करके सारे प्रॉब्लम का हल निकाल लिया। उन्होंने डॉ रॉक को ईमेल लिखा और कुछ देर बाद इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया। अब बात करते हैं क्रिएटिव सिस्टम की। क्रिएटिव सिस्टम एक तरह का रूटीन होता है, एक तरीका जो आपको अपने क्रिएटिव काम को स्मूथली मैनेज करने में मदद करता है। यह कोई सख्त नियम नहीं होता, बल्कि यह आपकी माइंड की एनर्जी और मूड के हिसाब से फ्लेक्सिबल होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे छतरी जो आपके क्रिएटिव साइकिल्स और स्टेजेस को एक साथ कवर करती है। इस सिस्टम में एक और कमाल की चीज होती है, मिनिमम क्रिएटिव डोज। मतलब वो सबसे छोटी चीज जो आप रोज कर सकते हैं ताकि आपका काम आगे बढ़ता रहे। जैसे अगर आप एक राइटर हैं तो एक पैराग्राफ लिख लेना ही काफी है। चाहे दिन कितना भी बिजी हो, कम से कम इतना जरूर करें। इससे आपको ना गिल्टी फील होगा और ना ही आपका मोमेंटम टूटेगा। अब बात करते हैं ओपन लूप्स की। मान लीजिए आपने आज बुक का एक पैराग्राफ लिखा। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि आगे क्या लिखूं। बस यही है ओपन लूप, एक अधूरा ख्याल जो बार बार आपको उस काम की याद दिलाता है। और ये ओपन लूप्स बहुत काम आते हैं क्योंकि ये आपको धीरे धीरे बिना रुके आगे बढ़ने में मदद करते हैं। फायदा यह है कि आप चाहें तो कई ओपन लूप्स साथ रख सकते हैं, एक कैरेक्टर के बारे में, एक प्लॉट के बारे में, एक ट्विस्ट के बारे में। और सबसे बढ़िया बात, आप टाइम नहीं है वाला बहाना भी नहीं बना सकते क्योंकि मिनिमम क्रिएटिव डोज के लिए बस कुछ ही मिनट चाहिए होते हैं। कंक्लूजन यानी इस किताब से आपने क्या सीखा? सबसे पहले माइंड मैनेजमेंट का असली मतलब, काम को टाइम से नहीं अपने मूड और माइंड से जोड़ना। खुद से पूछना, मैं अभी किस काम के लिए सबसे सही मूड में हूं। फिर आपने सीखा क्रिएटिव स्वीट स्पॉट ढूंढना, यानी वो समय और जगह जब आप सबसे अच्छा क्रिएटिव काम करते हैं। चाहे वो सुबह का वक्त हो या रात का, आपको अपना सबसे प्रोडक्टिव टाइम पहचानना होगा। इसके बाद डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग की मदद से यूरेका मोमेंट्स कैसे आते हैं। फिर आपने समझा क्रिएटिविटी के 4 स्टेज, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन, यानी सोचने से लेकर काम करने, आइडिया आने और फिर उसे जांचने तक का पूरा सफर। फिर आपने जाना क्रिएटिव वर्क के 7 मानसिक राज्य, जैसे प्रायोरिटाइज, एक्सप्लोर, रिसर्च, जनरेट, पॉलिश, एडमिनिस्ट्रेट और रिचार्ज। हर स्टेट का अपना काम है और सब मिलकर आपकी क्रिएटिव जर्नी को आसान बनाते हैं। और फिर सीखा क्रिएटिव साइकिल क्या होता है, एक ऐसा रिपीटिंग पैटर्न जिसमें आप काम भी करते हैं और रेस्ट भी लेते हैं। इससे आप बर्नआउट से बचते हैं। और अंत में क्रिएटिव सिस्टम,
जो इन सबको साथ जोड़कर एक ऐसा सिस्टम बनाता है जिससे आप कंसिस्टेंटली बिना स्ट्रेस के अपने क्रिएटिव गोल्स को हासिल कर सकते हैं। फाइनल थॉट, आज की दुनिया बहुत तेज दौड़ रही है, हर कोई जल्दी में है, लेकिन कभी कभी धीमा चलना ही असली ग्रोथ की शुरुआत होती है। जैसे एक कहावत है, बड़ी चीजें उन्हें ही मिलती हैं जो धैर्य और कंसिस्टेंसी के साथ इंतजार करते हैं। अगर आपको ये बातें वाकई काम की लगी, अगर आपने माइंड मैनेजमेंट के जरिए अपनी क्रिएटिव लाइफ को थोड़ा भी बेहतर समझा, तो इस मेहनत और रिसर्च से भरे कंटेंट को एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि हर एक लाइक मुझे ये बताता है कि आप जैसे लोगों तक सही बात पहुंच रही है। कमेंट करके बताइए आज की इस समरी में क्या बात आपको सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगी। क्या माइंड मैनेजमेंट का कोई हिस्सा आपकी जिंदगी से जुड़ता है? और अगर आप रोज ऐसी ही गहरी लेकिन आसान भाषा में बनी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं जो आपकी सोच को शांति और स्ट्रक्चर दे सकें, तो बुक वाला दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ये चैनल सिर्फ किताबों की बातें नहीं करता, ये उन आइडियाज की बात करता है जो आपकी जिंदगी को अंदर से बदल सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त निखिल कुमार, बुक वाला दोस्त चैनल से। मिलते हैं अगली किताब में अगली सोच के साथ। तो बुक वाला दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ये चैनल सिर्फ किताबों की बातें नहीं करता, ये उन आइडियाज की बात करता है जो आपकी जिंदगी को अंदर से बदल सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त निखिल कुमार, बुक वाला दोस्त चैनल से। मिलते हैं अगली किताब में अगली सोच के साथ।